दोस्तों एक बड़ी फेमस कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये जो कहावत है वो हमारे देश के एक बड़े ही फेमस फ्रीडम फाइटर, जिन्हें गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है और उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले जी है, उन्होंने कहा था। उन्होंने ये काफ़ी समय पहले कहा था, ये आज़ादी से पहले कहा था। और उन्होंने बंगाल के संदर्भ में ये जो 2 लाइन कही है, वो वाक़ई बंगाल को पूरी तरीके से परिभाषित करती है। ना सिर्फ़ इकोनॉमिक फ़ोरफ्रंट पे, ना सिर्फ़ पोएट्री में, लिटरेचर में, इंटेलेक्ट में, बल्कि क्रांतिकारी को प्रोड्यूस करने में। हमने देखा है कि किस तरीके से आज़ादी के समय बंगाल से अनेकों क्रांतिकारी पैदा हुए, अनेकों क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बंगाल से निकल के भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अपना सब कुछ खपा दिया था। दोस्तों उनमें से कुछ फेमस नाम हैं सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और भी कई सारे ऐसे नाम हैं। एक ऐसा भी दौर था जब बंगाल इस देश में जीडीपी के मामले में काफ़ी आगे था। देश के सबसे टॉप राज्यों में से एक हुआ करता था। बंगाल की जो जीडीपी रैंकिंग थी उस 60 के दशक में वो 6th हुआ करती थी। बंगाल का जो पर कैपिटा इनकम था वो भी पूरे भारत का 1/3 हुआ करता था, यानी कि तीसरे पायदान पे बंगाल तब भी हुआ करता था। हम आज़ादी के पहले भी अगर देखें तो बंगाल को रूल करता था, यानी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था मुगलों के बाद, तो बंगाल के कोलकाता में ही उन्होंने अपना राजधानी बनाया हुआ था। बंगाल में ही गवर्नर जनरल अंग्रेजों के समय में रहा करते थे और वहीं से सब कुछ क्रियान्वित होता था। आज़ादी के बाद कई सारी चीज़ें घटित हुई और जिस तरीके से बंगाल में समय समय पे एट्रोसिटीज हुई, कत्लेआम हुए, उसने आज के बंगाल को जन्म दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद के समय का और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो किस तरीके से हमने पढ़ा है, हमने सुना है और ये देखा है कि किस तरीके से आज़ादी के समय में जब पार्टीशन हो रहा था तो डायरेक्ट एक्शन डे में बंगाल में किस तरीके से नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार के दंश से बंगाल उभरा नहीं था दशकों तक। आज़ादी के बाद भी जैसे तैसे बंगाल ने खुद को संवारना शुरू किया और 60-70 के दशक में जो जीडीपी रैंकिंग और पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो उस दौर में हुआ करती थी। कुछ समय तक तो बंगाल में कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद से फिर बंगाल में लेफ्ट का शासन आया। बंगाल में लेफ्ट शुरू से ही हावी था और उसी की वजह से कई सारे ऐसे नरसंहार देखने को मिले थे। डायरेक्ट एक्शन डे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, उस समय भी इन्हीं कुछ पार्टीज के वजह से वो सारी घटनाएं हुई थी। कई सारे ऐसे अभी रिपोर्ट्स हैं हालिया समय के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने पब्लिश किया है, जिसने ये कहा है कि बंगाल की जो स्थिति है, अगर इकोनॉमी के फोरफ्रंट पे बात करें तो वो डे बाय डे काफी बदलती जा रही है, काफी निचले स्तर पे जाती जा रही है। पिछले कई दशकों से बंगाल डेप में जा रहा है, यानी कि कर्ज में डूबता जा रहा है। इसके कई सारे कारण हैं और आज उन्हीं कारणों पे बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन सारी चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं या आपको क्यों बता रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने और समझाने का प्रयास करूंगा और इसलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि इस देश के सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि उनका बंगाल को लेके जो सोच है, जो नजरिया है, वो कुछ हद तक बदले। और साथ ही साथ बंगाल में अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हो रहे हैं उसके ऊपर भारत के लोग और भारत की जो जनता है वो बात करे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बात करे, ताकि वो स्थितियां कुछ हद तक प्रभावित हों, उसमें कुछ परिवर्तन हो। जब पार्टीशन हुआ था उस समय भी बांग्लादेश ने बंगाल को काफी हद तक प्रभावित किया था। बंगाल हमारे देश का एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है। वो एक ऐसा राज्य है जो हमारे देश को चिकन नेक कहे जाने वाले जगह से होते हुए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। बंगाल वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, उन सभी के मैक्सिमम लोग रोजगार के लिए बंगाल ही आते हैं।
कोलकाता और कोलकाता के साथ साथ बंगाल के अलग अलग शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं। बंगाल ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, भारत के लिए, बल्कि अगर आप बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो इन राज्यों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ोसी राज्य है। बंगाल समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ओशंस से बंगाल का कनेक्ट है और इस वजह से बंगाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब के बावजूद बंगाल में अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं विगत कुछ समय से, वो काफी चिंताजनक है, वो काफी चिंतनीय है और उसके ऊपर बात होनी जरूरी है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, जैसे संदेश खाली का जो इंसिडेंट था, जिस तरीके से संदेश खाली में वहां के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज हुई, उनका उत्पीड़न किया गया, उनका शोषण किया गया, महिलाओं को लास्ट में सड़क पे आना पड़ा और खुद के लिए लड़ना पड़ा, जिसके बाद से चीजें नेशनल मीडिया में और मीडिया का पार्ट बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर उस तरफ जाती है, हाई कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है और तब जाके उसका जो आरोपी था वो पकड़ा गया। इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट हैं और हमने समय समय पे विगत कुछ दशक में देखा है दोस्तों। हमने ये तब भी देखा था जब सीपीएम का शासन हुआ करता था बंगाल में, सीपीएम सीपीआई या लेफ्ट कह लें आप, उनका शासन हुआ करता था। लेफ्ट के शासनकाल में भी, जो 2 दशक के आसपास का शासनकाल रहा या उससे ज्यादा का, उस समय भी बंगाल में इस तरीके के इंसिडेंट होते रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल में ये इंसिडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे? इसमें कई सारे पहलू हैं और अभी का जो रिसेंट इंसिडेंट है दोस्तों, जो वक्त के बाद हुआ है, एक तरफ जहां बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुए हैं शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद और जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया उसके बाद से, और फिर उसका प्रभाव बंगाल में भी देखने को मिला, उस एक्शन का रिएक्शन बंगाल में भी देखने को मिला, और फिर अभी रिसेंट इंसिडेंट जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पास किया और वो बिल बन गया, उसका रिएक्शन भी हमें बंगाल में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बंगाल में वक्फ के विरोध प्रदर्शन के नाम पे जिस तरीके से एट्रोसिटीज की जा रही हैं वो काफी चिंताजनक है। हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। हमने 2021 के चुनाव के बाद भी देखा था कि किस तरीके से बंगाल में उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया जिन्होंने वहां के अभी जो गवर्नमेंट में पार्टी है उनके अगेंस्ट में वोट किया था, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, और ठीक उसी तर्ज पे हम अभी भी देख रहे हैं। दोस्तों, जो रिसेंट वक्फ अमेंडमेंट हुआ है और उसके बाद से बंगाल में एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ खास समुदाय या लोगों को प्रवोक किया गया, उन्हें सड़कों पे आने के लिए, उनको उत्पात मचाने के लिए, वो काफी चिंताजनक है। हमने देखा कि कैसे मुर्शिदाबाद का इंसिडेंट है, हमने देखा कि कैसे नॉर्थ 24 परगना में कई सारी घटनाएं हुई, हमने देखा कि इस तरीके से कई सारे ऐसे बंगाल के शहर हैं, गांव और कस्बे में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे वहां पे एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के ऊपर सैफरन फ्लैग यानी कि भगवा झंडा बांधे हुए जा रहा था, उसकी गाड़ी को कुछ भीड़ रोक लेती है, उसके झंडे को उतार दिया जाता है, उसका प्रतीकात्मक रवैया भी देखा हमने। ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आखिर वो कौन से कारण है जिसके वजह से बंगाल, जो कभी आजादी के बाद या आजादी के पहले एक काफी संपन्न राज्य हुआ करता था और जिसके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, वो वहां से इस स्थिति में आ गया है कि उसके शहरों में आए दिन, या यूं कहें कि समय समय पे इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, वो काफी विभस्त है। इसके कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे रीजन हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे सीपीएम के शासनकाल में एक तरीके से इस कल्चर को बढ़ावा दिया गया। सीपीएम के शासनकाल के बाद जब टीएमसी की सरकार आई, उसके बाद भी स्थितियों में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुई, बल्कि अगर अभी आप विगत की घटनाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद सीपीएम के काल में जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ज्यादा अभी के समय में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे बंगाल में संवैधानिक पद पे बैठे लोग केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए बिल के खिलाफ प्रदर्शन को उकसा रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो बिल बनाया है उसे वो राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि संविधान में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार जब किसी बिल को बनाता है तो हर राज्य को उसे लागू करना पड़ता है, संविधान में यही बताया गया है, इसी को मेंशन किया गया है। लेकिन बंगाल में एक अलग ही तरीके का संविधान फॉलो होते हुए हम देख रहे हैं। दोस्तों, वक्फ को लेकर जिस तरीके से
अलग अलग जगह पे अभी जो बर्निंग चल रही है, बल्कि यूं कहें कि वो एक तरीके से वक्फ का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि हिंदुओं को चिन्हित करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस तरीके के कई सारे वीडियोज हैं सोशल मीडिया और मीडिया में अवेलेबल, जिसमें ये क्लियरली दिखता है कि कैसे एक भीड़ जमा होकर हिंदुओं के द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों को नष्ट भ्रष्ट करती है, उनके दुकानों में तोड़फोड़ और लूट मार करती है, उनके घरों पर पत्थर फेंकती है। इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट हैं दोस्तों, अगर आप खंगालिएगा तो आपको दिखेगा। अभी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट था, उसके बारे में भी कैसे हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी। कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में वहां की जो सरकार है वो कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती है। अब इसके कई सारे कारण हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार को अभी का जो विपक्ष है, जिसमें अगर सेंट्रल पिक्चर में आप देखिए तो अभी के विपक्ष में ममता बनर्जी जी एक ऐसी नेता हैं जो खुद को विपक्ष में सबसे टॉल लीडर के रूप में दिखाना चाहती हैं, प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की स्थिति काफी दयनीय है, कांग्रेस की हालत खस्ता हो चुकी है, और इंडिया अलायंस में सिर्फ ममता बनर्जी ही एक ऐसी लीडर हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको विपक्ष का नेता मानने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होती। और उन्होंने इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस को लेकर। और इसी चक्कर में वो चाहती हैं कि कैसे वो अपने राजनीतिक समीकरण को बनाए रखें, जिसके वजह से एक खास वोट बैंक जिससे कि वक्फ बिल जुड़ा हुआ है उसको लेके वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, उस वोट बैंक को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। और उस वजह से जो भी ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं उन सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। दोस्तों, जब शुरुआत के समय में यानी कि 2007-2005 के समय में ममता बनर्जी जी का अभ्युदय हो रहा था, जब वो पॉलिटिकली काफी उनका जो कद था वो बढ़ रहा था और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देती थी, उस समय वो बांग्लादेश से जो घुसपैठ होता था बंगाल में उसके खिलाफ काफी मुखर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही वो एक बार सत्ता में आई और सत्ता के केंद्र बिंदु बन गई, उसके बाद से उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। धीरे धीरे उनके उस रुख में बदलाव आया और उनका रुख पूरी तरीके से ऐसा लगा कि अगेंस्ट घुसपैठ से प्रो घुसपैठ हो गया और वो उस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने लगी। और उसके कई सारे वजह हैं, उनमें सबसे प्रमुख वजह है एक वोट बैंक का होना। तो ये सवाल बनता है और ये हर बार पूछा जाना चाहिए इस देश के नेताओं से कि आखिर कब तक और कब कब वो देश को इसी तरीके से प्रताड़ित करते रहेंगे, लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए। बाकी फिलहाल जो बंगाल की स्थिति है उस पे कहीं ना कहीं रोक लगने की काफी जरूरत है। अब देखना होगा कि आखिर केंद्र सरकार इस बाबत क्या करती है, क्योंकि केंद्र सरकार से पिछले कई इंसिडेंट से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इसके बारे में कोई ना कोई सटीक निर्णय लेगी, कुछ सही फैसले लेगी, कुछ कड़े फैसले लेगी और जो भी घटनाएं बंगाल में हो रही हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह फुल स्टॉप लगाने का भरसक प्रयास करेगी। 2021 में जब चुनाव के बाद जिस तरीके से वहां पे बंगाल में उत्पीड़न हुआ उन लोगों का जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया या जिन्होंने टीएमसी पार्टी को वोट नहीं दिया, उसके बाद भी मीडिया में, सोशल मीडिया में या फिर वो लोग जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के रवैये पे क्वेश्चन मार्क उठाया कि आखिर बंगाल उन लोगों को क्यों बंगाल में बीजेपी उन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रही है जिन लोगों ने बीजेपी के साथ खड़े होने का निर्णय लिया था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा से पहले का चुनाव हो, संदेश खाली का इंसिडेंट हो या फिर अभी जो विगत वक्त के बाद का इंसिडेंट हो रहा है, इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी दोस्तों देखते हैं, क्योंकि मीडिया में इस तरह की सुगबुगाहट है और इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई फैसला लेगी। अब देखना होगा कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके का फैसला लेती है और जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं को या फिर दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको चिन्हित करके उन्हें शोषित किया जा रहा है, उनके दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है, उसके ऊपर कब पाबंदी लगती है, कब बंद होता है, कब रोक लगती है, इन सब के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आप सबसे ये आग्रह है कि आप सब लोग इसके बारे में बात कीजिए कि कैसे इस देश की मीडिया में बैठे कुछ लोग और कुछ लिबरल्स लोग अपने खास एजेंडे के तहत हर बार इस देश में जो एक्चुअल मुद्दा होता है उस पर बात ना करके
उससे ध्यान को और जनता को किसी और डायरेक्शन में भटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आई होप कि आप सभी समझदार हैं और इस बात के ऊपर बात करेंगे और इतनी जोरदार तरीके से बात करेंगे कि वो बात सरकारों तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे और वाकई में ग्राउंड पर कुछ बदलाव देखने को मिले। क्योंकि अगर अब हमने बंगाल के बारे में नहीं सोचा तो वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी कई सारे ऐसे भूतकाल में हुए घटनाओं की रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।